नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एक साथ 3 तलाक को अपराध बनाने वाला ऐतिहासिक विधेयक लोकसभा से पारित। कानून मंत्री ने कहा, महिलाओं को खौफ से मिलेगी मुक्ति। राजनीतिक फायदे के आरोप खारिज। कुलभूषण जाधव के परिजनों से पाकिस्तान के बर्ताव को संसद ने बताया अमानवीय। विदेश मंत्री ने कहा, दर्ज कराया गया विरोध। सभापति की अपील, सभी देश करें निंदा। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान से जुड़े बयान पर मांगी माफी। संविधान को बताया सबसे ऊपर। टिप्पणी पर राज्यसभा में अवरोध। देश में बनी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। कम ऊंचाई से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम। ऐसी तकनीक वाला भारत चौथा देश। और काबुल में आत्मघाती हमले में 40 लोगों की मौत। शिया सांस्कृतिक केंद्र को बनाया निशाना। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। और खबरों के सफर की शुरुआत पहली खबर से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ पाकिस्तान में बदसलूकी को अमानवीय मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया है। विदेश मंत्री के बयान के बाद एक सुर में सभी दलों ने पाकिस्तान की हरकत की निंदा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने दुनिया के देशों से पाकिस्तान के रवैये की निंदा करने की अपील की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में हुई बदसलूकी के मामले में संसद में बयान दिया। विदेश मंत्री के बयान से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसदों से संयमित तरीके से बात रखने की सलाह दी। Any amount of some sort of this thing from here, will it be useful in our purpose of getting him back? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ हुई बदसलूकी की जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक बर्ताव के लिए पाकिस्तान को लिखित आपत्ति जताई गई है। 22 महीने बाद एक मां की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से वाली भाव भरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग में मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। इस मीटिंग में तो केवल जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन पर उल्लंघन ही हो रहा था। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मजबूत तरीके से कुलभूषण जाधव का पक्ष रखेगी। और अब हम और ज्यादा अधिक मजबूत तर्कों के आधार पर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा उन्हें स्थायी राहत दिए जाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कुलभूषण जाधव की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और पाकिस्तान के बर्ताव की निंदा की। कुलभूषण जाधव की फैमिली के साथ नहीं हुआ, ये भारत के 130 करोड़ के लोगों के माओं और बहनों के साथ हुआ। सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान की इस बदसलूकी की एक सुर में राज्यसभा में निंदा की और पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की। जो व्यवहार पाकिस्तान के अधिकारियों ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ किया, ये सभ्य समाज में अकल्पनीय है। And on behalf of my party, we completely endorse every word in the statement and the spirit of the statement. वो भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम हर भारतीय के साथ अपमान है। Manner the Pakistan government dealt on the issue is indeed condemnable, and they cross the limit of a civilized treatment
DMK extends all its support in all the initiatives it takes with regard to this case, sir. We appreciate the government. सभापति एम वेंकैया नायडू ने कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए सरकार से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की बात कही। And we all stand firm with the government for the safety and security and secure release of Sri Kulbhushan Jadhav. सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में कुलभूषण जाधव की उनकी मां और पत्नी से मुलाकात कराई गई थी, लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से बदसलूकी की गई। उनके कपड़े बदलवाए गए और मंगलसूत्र तक उतरवा लिया गया। उनकी पत्नी के जूते वापस नहीं किए गए। भारत ने इसके पीछे पाकिस्तान की ओर से शरारत की आशंका जाहिर की। भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से संदेश दिया है, कुलभूषण जाधव को गलत तरीके से फंसाया गया है। आशा है कि पाकिस्तान इसे सुन रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसे सुनेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज विदेश मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया और संसद ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, उससे भारत का स्टैंड तो बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत का दावा कितना मजबूत हो रहा है, भारत का पक्ष कितना और मजबूत होता है? देखिए, मेरे विचार से पाकिस्तान ने जो उनकी माताजी को, कुलभूषण जाधव की माताजी को और उनकी पत्नी को आने का वहाँ पर उसके लिए अग्रीमेंट किया, सहमति उन्होंने अपनी दी, तो मेरे विचार से उनके ऊपर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत का दबाव बहुत बढ़ गया था। परंतु उन्होंने ये सोचा होगा, जो उनको हम आने तो दे रहे हैं, पर इसको हम एक मीडिया स्पेक्टिकल बना दें, मीडिया सर्कस बना दें। वही सुषमा जी ने भी कहा अपने वक्तव्य में, और उन्होंने सोचा जो इससे हमको जो भी फ़ायदा होता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हम आएंगे और कहेंगे देखिए हम कितने बड़े दरिया दिल हैं। वही उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना हमारे जो क़ायदे आज़म हैं, उनके जन्म की सालगिरह पर हम ये कर रहे हैं और इस्लामिक ट्रेडिशंस में कर रहे हैं। परंतु मेरे विचार से जो भी इस्लामिक ट्रेडिशंस, मानवीयता, सद्भाव, सबको उन्होंने एक ताक पर रख दिया, किनारे रख दिया, और बहुत ही बदसलूकी से उन्होंने जो ये मुलाकात करवाई, तो उससे मेरे विचार से उनको फ़ायदा होने के बजाय उनके लिए महंगा ये पड़ेगा। और जैसे सुषमा जी ने आज अपने वक्तव्य में बताया, जो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और अपना केस हम और ज़ोरदार तरीके से रख पाएंगे, और इस वाक़या का उनको पाकिस्तान को फ़ायदा मिलने के बजाय मेरे विचार से काफ़ी नुकसान होगा। एक और चीज़ कही सुषमा स्वराज ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एक मौका था जिसे वो चूक गया, हो सकता है कि इससे बात आगे बढ़ सकती थी। उनका इशारा क्या था कि क्या जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान और इंडिया के, क्या अगर पाकिस्तान कोई पॉजिटिव जेस्चर देता तो क्या एक पॉसिबिलिटी थी कि आगे जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी नरमी देखने को मिलती? देखिए, करीब 1.5 साल से तो हमारे बायलैटरल डायलॉग भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर आप देखें, क्योंकि जो भारत में हम प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, जो ये जहाँ भी जाते हैं बाहर, सब जगह वो कहते हैं जो पाकिस्तान स्रोत है आतंकवाद का। और आपने देखा होगा ब्रिक्स का स्टेटमेंट जो आया है, उसमें भी पाकिस्तान के सभी आतंकवादी गुटों को मिलाया गया है। जो राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट आया है उसमें भी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी उनकी छवि बहुत धूमिल है, बहुत मलिन है। और भारत के साथ भी उनके जो रिश्ते हैं बहुत खराब हैं, क्योंकि कुछ बातचीत हो ही नहीं रही है। तो मैं भी बिल्कुल यही कहूँगा, जो उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका था, जो इससे अपनी वो छवि को भी, अंतर्राष्ट्रीय छवि को थोड़ा सुधार लेते। जो ये एक सिविलाइज्ड नेशन है और जो कैसे बर्ताव करना चाहिए ये इसको मालूम है, और दिस वुड हैव बीन टेकन एज अ फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप जो भारत की तरफ वो बढ़कर आता है। परंतु देखिए, वहाँ पर ऐसा है, जो ज़्यादा लोग ऐसे हैं, और जो उनकी आर्मी है और जो उनकी स्पाइस एजेंसी है ISI में, वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल जो भारत के साथ संबंध अच्छे हों। और यही जो है एजेंसीज हैं जो कि पाकिस्तान की नीति भारत के साथ क्या होनी चाहिए उसको वो निश्चित करती हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे जो कुछ भी ऐसी रियायत दिखाई जाए। वो तो ये चाहते थे जो कुछ भी हो, रिश्ते और ख़राब हो, जिससे कि उनकी अपनी जाति हितों में उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही कहा, मौका था लेकिन
गवा दिया उन्होंने। विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। बिल्कुल गवा दिया। एक चीज़ और है सर, संक्षेप में जानना चाहूँगा, अब कॉन्सुलर एक्सेस की बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा? क्या देगा कॉन्सुलर एक्सेस जाधव को? देखिए 19 बारी हमने रिक्वेस्ट किया है कॉन्सुलर एक्सेस का, उन्होंने कहा है क्योंकि ये टेररिस्ट है, ये स्पाई है, इसीलिए हम नहीं दे सकते। परंतु अंतर्राष्ट्रीय वियना कन्वेंशन के अनुसार इसमें ऐसी कोई कंडीशनैलिटी नहीं है जो अगर कोई किसी ने किसी प्रकार का जुर्म किया है तो आप उसको कॉन्सुलर एक्सेस, तो वो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर लेकर जाएंगे, फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे और मेरे विचार से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको अपने कमिटमेंट के विरुद्ध पाएगा। परंतु हम इसको अब जैसे सुषमा जी ने कहा है इसको और आगे बढ़ाएंगे, जो उनके विरुद्ध जो चार्जेस हैं उन सबको एनल किया जाए, क्योंकि देखिए मानवीय अधिकारों के उसमें ना तो उनको चार्जशीट दी गई है, ना कुछ एविडेंस है, एक कबूलिया बयान है जो कि टॉर्चर से उनसे लिया गया है, ना वर्डिक्ट की कॉपी है, तो कुछ भी नहीं उन्होंने दिया है। तो जो इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स हैं उस पर भी बिल्कुल वो खरे नहीं उतरे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस केस को हम आगे अपने तरीके से और ले जा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद, वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। एक साथ 3 तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए जरूरी बताया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया। इसमें एक बार में 3 तलाक को अपराध बनाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 3 तलाक के करीब 100 मामले सामने आए हैं। चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की चिंताओं को खारिज किया। हम किसी को वोट के तराजू से नहीं तौलते, इसलिए ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि हम इस देश की अक़लियत को खौफ पे रखना चाहते हैं। ये बिल उनके लिए आया है जो एमजे अकबर ने कहा, जो अपनी पत्नियों को खौफ के डर में रखते हैं, उनको रोकने के लिए लाया हुआ है। ये हम कहना चाहते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वुमेन, in the interest of unity and integrity of this country, it is better to refer it to standing committee, and we don't want to delay. Even you can fix 15 days. We all are with you in this matter. सिर्फ 4 क्लॉज का कानून है, सिर्फ 4 क्लॉज। अगर इनको कोई सलाह देनी है दे दे, मैं इसका जवाब दूंगा यहाँ पर, अपनी बहस में दे दे, हाउस में दे दे। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपनी बातें रखी। To subsistence allowance that you're giving in section 5, that you're giving to a woman in section 5, the question is that how will she ensure she gets that subsistence allowance and who's going to give it to her? Instant triple तलाक जिस रफ्तार से दिया जाता है, उस रफ्तार से उसको रोकने की जरूरत थी, और उस रफ्तार से रोकने के लिए यह कानून आया है। क्योंकि तलाक 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 तो समझौता करने की कहां गुंजाइश है। We support the bill. We support this government in bringing this bill, but not the way it is intended to be applied at the ground level. I think this is a high time we should also make some legislation to control this birth
or more births, not only for Muslims, madam, and everybody, so that we will not have any burden on the country. आज हमारी मुसलमान भगिनी देखती होगी, कल तक मैं अंधेरे में ढूंढ रही थी, आज मुझे इस कानून से आशा का किरण दिख रहा है। वो किरण आपके इस कानून से आ रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। कभी इंतजार करता हूँ एक दिन एक कॉमन सिविल का कानून लेकर आओ और 370 धारा रद्द करो। Please refer this bill. Even after discussion, the Honorable Minister may take into cognizance that because this is a very important issue, this bill may be referred to the Standing Committee of Law and Justice. तलाक के पे लाखों लोग जो है औरतों को एक खौफ के साए में, खौफ के पर्दे में, खौफ के जाल में जिंदगी भर घेर के रखते हैं। ये बड़ा इशू। इस कठिन कानून का ये जो कठोर सजा की बात कही गई है, इसमें जरूर सुधार करेंगे। इसको मंत्री जी आपको कंसीडर करना चाहिए, पूरे देश की भावनाओं को समझना चाहिए। This is not a law to provide justice to Muslim women, but you are giving a handle to Muslim men to do more injustice and to ensure that your dream of having more Muslim in jail will be realized. This is what you are doing. Please send it to, madam, please send it to a standing committee. विधेयक में एक बार में 3 तलाक के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। कानून बनने पर यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश पर लागू होगा। अरविंद सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर दिए बयान से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने लोकसभा में इस मसले पर माफी भी मांग ली। उधर राज्यसभा में विपक्ष ने फिर से माफी की मांग दोहराई, जिससे भोजनावकाश से पहले कार्रवाई में अवरोध पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई गुरुवार को शुरू हुई तो कांग्रेस समेत कुछ दूसरे दलों के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि उनका संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संसद में पूरी निष्ठा है। बात से जो गुमराह करके यहाँ पर पेश कर दिया गया है, मैं कभी ऐसा नहीं कहा था। अगर उसमें चोट पहुंच गया हो तो माननीय सदस्यों के सामने क्षमा मांगने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन ये मुद्दा उठा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जानना चाहा कि क्या अनंत कुमार हेगड़े मंत्री परिषद में बने रहेंगे। Would like to know from the minister that he wanted us to wait till tomorrow, till today. Now we would like to know whether he continues to be the minister and how does he can continue as a minister. संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने सदन को बताया कि मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने अपने बयान पर लोकसभा में स्पष्टीकरण दे दिया है। अनंत हेगड़े जिस सदन के मंत्री हैं, जिस सदन में मंत्री हैं, मेंबर हैं, इसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है उनकी बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर पूरी निष्ठा और सम्मान है। मैं समझता हूं इसके बाद कुछ मामला रह जाता है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। The statement purported to be made was made by a minister has appeared in the news. Number one, he has not made a statement inside the house. Number one. Number two, whatever it is, members of the parliament and also others have taken serious note of the same. I have told the parliament affairs minister to explain to the house what is the stand of the government. The parliament affairs minister yesterday rightly stood up and said the government do not subscribe to the view expressed by that member. हालांकि कांग्रेस सदस्यों का अवरोध जारी रहा। सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर भोजनावकाश तक स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र शोराण, राज्यसभा टीवी। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस के एक लोकसभा सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें राज्यसभा के नेता अरुण जेटली की अवमानना का आरोप है। अब सभापति एम वेंकैया नायडू इस नोटिस की पड़ताल करेंगे। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने नियम 187 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा से कांग्रेस के एक सांसद ने ट्वीट में जानबूझकर नेता सदन अरुण जेटली के नाम को गलत तरीके से लिखा कि उनके द्वारा अपने ट्विटर पर जिस प्रकार से सदन के नेता के नाम को ट्विस्ट किया गया है वो प्रिविलेज की कैटेगरी में आता है। सर,
187 में पहले भी ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्पष्ट किया कि कोई भी सदस्य उस शख्स का नाम नहीं ले जो आरोपों का जवाब देने के लिए इस सदन में मौजूद नहीं है। No member should take the name of person who is not present in the house, who cannot defend himself in the house against a charge or an allegation or an issue raised against him. That is the rule position, very clear. Bhupendra ji, you should also know it. अब सभापति विशेषाधिकार हनन के नोटिस की समीक्षा कर इसे स्वीकार करने या खारिज करने का फैसला करेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी मिल गई। विधेयक में दिल्ली में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षा को 31 दिसंबर 2020 तक जारी रखने का प्रस्ताव है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस विषय पर काफी कुछ किया जा रहा है। बहस में शामिल सभी सदस्यों ने अनधिकृत कॉलोनीज के लिए एक ठोस नीति बनाने की बात भी कही। Government of the National Capital Territory of Delhi, the Delhi government has given an affidavit, Mr. Deputy Chairman, sir, before the High Court to say that it requires 2 more years to complete the exercise which it had embarked upon. Now, if the Delhi government cannot complete the work for 2 years, we are left with no option but to seek this 3-year extension. अगर ये कॉलोनीज उस पर रेगुलाइज हो जाती और ये बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करने के लिए जगह डिमार्केट कर ली जाती तो आज इसकी जरूरत एक्सटेंशन की नहीं। पर मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के बारे में आज हम सबको सोचना पड़ेगा। दिल्ली एक विस्फोट के ऊपर बैठी हुई है और दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है, दिल्ली में किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है और दिल्ली के अंदर कोई प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। तीनों एनडीएमसी आपकी है, एमसीडी तीनों आपकी है। एमसीडी जिसको पूरा ही अधिकार है वो एमसीडी क्यों नहीं कार्रवाई करती? आप दिल्ली सरकार पर तब आरोप लगाइए जब दिल्ली सरकार को कोई पावर हो। कोई पावर नहीं दिल्ली सरकार को। पर्यावरण विभाग, आईसीएमआर और दूसरे कई संस्थानों के साथ मिलकर दिल्ली में प्रदूषण पर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यसभा में गुरुवार को ये जानकारी दी। राज्यसभा में गुरुवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण के ऊंचे स्तर को लेकर अल्पकालिक चर्चा हुई। सदन के सदस्यों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के ऊंचे स्तर पर चिंता जताई और इसके लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। Our department with ICMR and then of course the major institutions, we are doing a scientific study of the situation in Delhi, especially of establishing the detailed relationship between the pollution and ill effects of air pollution on health. भारत ने दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल को भेदने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। आज सुबह 9:45 पर ओडिशा के समुद्र तट के पास से व्हीलर आइलैंड पर इसका सफल परीक्षण किया गया। ये स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइल कम ऊंचाई में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। 7.5 मीटर लंबी ये सिंगल स्टेज रॉकेट गाइडेड मिसाइल है जो नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित उच्च तकनीक कंप्यूटर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस है। इसे कहीं से भी मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। भारत दुनिया की इस तकनीक के मामले में चौथा देश है। अभी तक ये तकनीक अमेरिका, रूस और इजराइल के पास ही थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी किताब का विमोचन किया। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी किताब को सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी को देश की एक महान हस्ती बताया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया और वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस बीच में जो देश में हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी अपना विचारधारा छोड़ा नहीं और जो भी बोलना चाहते पैर से बोलते थे। उनका प्रत्येकता वही है और जो अप्रिय है दूसरे लोगों के लिए वो भी बहुत प्रिय से बोलते थे वाजपेयी जी। इसलिए लोग उनको राजनीति में अजात शत्रु मानते थे और पार्लियामेंट में जब उनका प्रसंग होते थे सब लोग आके बैठते थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को आत्मघाती हमले में 41 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। ये विस्फोट शिया सांस्कृतिक केंद्र को निशाना बनाकर किया गया।
आत्मघाती विस्फोट के बाद भी 2 छोटे धमाके किए गए। धमाके के वक्त सांस्कृतिक केंद्र में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले की 38वीं बरसी पर कार्यक्रम हो रहा था। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने विस्फोट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अधिकारियों को हमले की पूरी जांच करने और घायलों को तुरंत उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। सोमवार को काबुल में राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के कार्यालय के पास हुए आत्मघाती विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।